स्थानीय समयानुसार सुबह 2:17 बजे लाल सागर के ऊपर अमेरिका के सबसे उन्नत स्टील्थ बॉम्बर के कॉकपिट में एक रडार चेतावनी गूंजी। 12 जनवरी 2024 जो एक नियमित मिशन के रूप में शुरू हुआ था, वह अचानक एक उच्च दाम वाली लड़ाई में बदल गया, क्योंकि $2 बिलियन के इस विमान की ओर कई ऊष्मा संकेत बढ़ गए। यमन के तट से दूर अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र के ऊपर अंधेरे में हूथी विद्रोहियों ने दुनिया के सबसे गुप्त विमान को मार गिराने की अकल्पनीय कोशिश की थी। लेकिन जो दिखाई नहीं देता, उस पर कैसे वार किया जाए। और जब आप गलत गुप्त बम वर्षक को निशाना बनाते हैं तो क्या होता है। मुसीबत का पहला संकेत B2 स्पिरिट में लगे विशेष सेंसरों से मिला। लाल सागर के ऊपर अंधेरे आसमान में 45,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए बम वर्षक की रक्षात्मक प्रणालियों ने यमन के पश्चिमी तटरेखा से कई मिसाइलों के प्रक्षेपण का पता लगाया। कुछ ही सेकंड में विमान की खतरा चेतावनी प्रणाली ने आने वाले प्रक्षेपास्त्रों की पहचान संशोधित R-27 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के रूप में कर ली, जो ऐसे हथियार थे जो हूतियों के हाथों में बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए थे। उसी समय USS ड्वाइट टी आइजनहावर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के रडार ऑपरेटरों ने हूतियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र से अज्ञात हवाई वाहनों के एक झुंड को उड़ते हुए देखा। ये ड्रोन एक समन्वित पैटर्न में आगे बढ़ रहे थे और स्पष्ट रूप से उस हवाई क्षेत्र को निशाना बना रहे थे जहां अमेरिकी विमान उड़ान भर रहे थे। यह कोई अचानक किया गया हमला नहीं था। यह अमेरिका की सबसे मूल्यवान सैन्य संपत्ति को नष्ट करने का एक जानबूझकर सुनियोजित प्रयास था। B2 के 2 व्यक्ति चालक दल ने तुरंत अपने रक्षात्मक प्रोटोकॉल का पालन किया। पायलट ने बचाव की रणनीति अपनाई, जबकि मिशन कमांडर ने विमान के इलेक्ट्रॉनिक प्रति उपायों को सक्रिय कर दिया। इसके बाद तकनीकी रूप से चुलबुली और चुलबुली लड़ाई शुरू हुई, जो अमेरिकी स्टील्थ तकनीक की सीमाओं को लगातार परिष्कृत होते गैर सरकारी तत्वों के विरुद्ध परखने वाली थी। B2 स्पिरिट अमेरिकी स्टील्थ तकनीक के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है। अपनी विशिष्ट चमगादड़ जैसी आकृति वाले इस उड़ने वाले पंख ने 1979 में पहली बार उड़ान भरते ही हवाई युद्ध में क्रांति ला दी थी। B2 को जो चीज खास बनाती है वह है सबसे परिष्कृत वायु रक्षा प्रणालियों को बिना पकड़े भेदने, सटीक हमले करने और सुरक्षित घर लौटने की इसकी क्षमता। लागत $2.1 बिलियन प्रति विमान, रेंज बिना ईंधन भरे 600-900 मील, पेलोड 40,000 पाउंड, पारंपरिक या परमाणु हथियार बेड़े का आकार केवल 20 विमान मौजूद हैं। बमवर्षक की गुप्त क्षमता इसके अनूठे आकार, विशेष रडार अवशोषित सामग्री और छिपे हुए इंजन निकासों से आती है, जो रडार और ताप दोनों के संकेतों को कम करते हैं। 3 दशकों से भी ज्यादा समय से B2 अमेरिका का सबसे तेज भेदी बमवर्षक रहा है, जो पृथ्वी पर कहीं भी लगभग बिना किसी दंड के हमला करने में सक्षम है। हूथी आंदोलन, जिसे पहले अंसार अल्लाह यानी ईश्वर के समर्थक के नाम से जाना जाता था, 1980 के दशक में यमन के उत्तरी पहाड़ी इलाकों से उभरा। जायदी शिया धार्मिक पुनरुत्थान के रूप में शुरू हुआ यह आंदोलन दशकों में एक शक्तिशाली सशस्त्र गुट में बदल गया, जो अब राजधानी सना सहित पश्चिमी यमन के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण रखता है। 2014 से हूती यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के खिलाफ एक क्रूर गृहयुद्ध में उलझे हुए हैं, जिसे सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन का समर्थन प्राप्त है। इस संघर्ष ने दुनिया के सबसे बुरे मानवीय संकटों में से एक को जन्म दिया है, जिसमें लाखों लोग भूखमरी और बीमारी का सामना कर रहे हैं। हूतियों को ईरान से महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त है, जो उन्हें हथियार प्रशिक्षण और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करता है। उनका आधिकारिक नारा ईश्वर महान है, अमेरिका का नाश हो, इजराइल का नाश हो, यहूदियों पर लानत हो, इस्लाम की जय हो, ये स्पष्ट रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के प्रति उनके वैचारिक विरोध को दर्शाता है। हाल के महीनों में हूतियों ने लाल सागर में अंतरराष्ट्रीय नौवहन के विरुद्ध अपने अभियान को तेज कर दिया है और गाजा संघर्ष में हमास के साथ एकजुटता का दावा किया है। इस अभियान ने वैश्विक व्यापार मार्गों को बाधित किया है और अंतरराष्ट्रीय नौसैनिक प्रतिक्रिया को प्रेरित किया है। 12 जनवरी 2004 को हुआ हमला एक महत्वपूर्ण उग्रता का प्रतीक था, जिसमें यमन के पश्चिमी तट से लगभग 30 मील दूर अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में उड़ान भर रहे अमेरिकी सैन्य विमानों को सीधे निशाना बनाया गया था। इस घटना का सबसे पेचीदा पहलू यह है कि हूतियों ने एक ऐसे स्टील्थ बॉम्बर का पता कैसे लगाया, जिसे विशेष रूप से दुनिया की सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों से बचने के लिए डिजाइन किया गया था। 3 अलग अलग सिद्धांत सामने आए हैं। सिद्धांत ए, राज्य समर्थित पता लगाने वाला ईरान, जो हूतियों का सक्रिय रूप से समर्थन करता है, ने काउंटर स्टील्थ रडार तकनीक में भारी निवेश किया है। ये प्रणालियां, जिनमें संभवतः रूस द्वारा डिजाइन किए गए कम आवृत्ति वाले रडार भी शामिल हैं, कभी कभी स्टील्थ विमानों की सामान्य उपस्थिति का पता लगा सकती है। हालांकि लक्ष्यीकरण के लिए आमतौर पर जितनी सटीकता की आवश्यकता होती है, उससे कम सटीकता के साथ।
खुफिया रिपोर्टों से पता चलता है कि ईरानी तकनीकी सलाहकार यमन में स्थित ठिकानों से इन प्रणालियों का संचालन कर रहे होंगे। सिद्धांत बी, तापीय संसूचन। यहां तक कि सबसे गुप्त विमान भी ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। एडवांस्ड इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक (IRST) सिस्टम संभावित रूप से B2 के इंजन के धुएं या उसके पंखों के घर्षण गर्म अग्र किनारों का पता लगा सकते हैं, खासकर जब कुछ खास कोणों से देखा जाए। हो सकता है कि हूतियों ने अपने ईरानी संबंधों के जरिए परिष्कृत IRST सिस्टम हासिल किए हों। सिद्धांत सी, खुफिया नेटवर्क। सबसे चिंताजनक संभावना न तो रडार और न ही इंफ्रारेड डिटेक्शन की है, बल्कि मानवीय खुफिया जानकारी की है। हो सकता है कि हूतियों को क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों की निगरानी करने वाले जासूसी नेटवर्क के जरिए B2 की तैनाती के बारे में अग्रिम जानकारी मिली हो, या फिर हो सकता है कि उन्होंने विमान स्पॉटर्स या सहायक गतिविधियों को दर्शाने वाली उपग्रह तस्वीरों जैसी खुली खुफिया जानकारी से सुराग जुटाए हों। रक्षा विशेषज्ञों के विश्लेषण से पता चलता है कि सबसे संभावित व्याख्या सिद्धांत ए और सी के तत्वों को जोड़ती है। हूतियों के पास संभवतः इस क्षेत्र में अमेरिकी हवाई अभियानों के बारे में उन्नत खुफिया जानकारी थी और उन्होंने अपने सेंसर कवरेज में प्रवेश करने वाले विमान का पता लगाने के लिए ईरान द्वारा प्रदत्त कम आवृत्ति वाले रडार का इस्तेमाल किया। हालांकि उनके निशाने की सटीकता से पता चलता है कि उन्होंने विशिष्ट विमान प्रकार को समझने में गलती की, जो एक महत्वपूर्ण गलती थी जिसने अंततः B2 को बचा लिया। इसका वास्तव में क्या मतलब है कि हूतियों ने गलत B2 को निशाना बनाया? इस घटना के इस दिलचस्प पहलू को 3 संभावनाएं समझाती हैं। हो सकता है कि हूतियों ने एक बड़े अमेरिकी विमान का पता लगा लिया हो, लेकिन उसके प्रकार की पहचान करने में गलती कर दी हो। हालांकि B2 का विशिष्ट आकार किसी भी अन्य विमान से अलग है। सीमित रडार रिटर्न या आंशिक इंफ्रारेड सिग्नल की गलत व्याख्या की गई हो सकती है। हो सकता है कि उन्हें लगा हो कि वे B2 को निशाना बना रहे हैं, जबकि वास्तव में वे किसी बिल्कुल अलग विमान, जैसे कि B-1B लांसर बम वर्षक या फिर किसी बड़े टोही विमान को निशाना बना रहे थे। अधिक जटिल व्याख्या में अमेरिकी सेना द्वारा जानबूझकर की गई धोखाधड़ी शामिल है। ये ठानजी ग्रोलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमान अन्य विमानों की नकल करते हुए झूठे रडार रिटर्न उत्पन्न कर सकते हैं। इस परिदृश्य में अमेरिकी योजनाकारों ने हूथी वायु रक्षा प्रणाली को लुभाने और उसकी पहचान करने के लिए विशेष रूप से B2 बमवर्षक जैसे दिखने वाले इलेक्ट्रॉनिक प्रलोभन बनाए होंगे, जो कि चुपके युग के लिए एक क्लासिक जंगली चाल है। हूतियों ने भले ही B2 की सही पहचान की हो, लेकिन वे इतने मूल्यवान अमेरिकी हथियार पर हमले के रणनीतिक महत्व को समझने में नाकाम रहे। इस स्थिति में उन्होंने विमान की पहचान के लिहाज से नहीं, बल्कि रणनीतिक गणना के लिहाज से गलत B2 को निशाना बनाया और ऐसा लक्ष्य चुना जिससे अमेरिकी प्रतिक्रिया उनकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा गंभीर हो सकती थी। खुफिया आकलन छद्म कार्रवाई के सिद्धांत की ओर झुकते हैं। हूतियों द्वारा किए गए सटीक हमले से पता चलता है कि उन्हें सचमुच विश्वास था कि वे B2 से भिड़ रहे हैं, लेकिन घटना के बाद के विश्लेषण से पता चलता है कि वास्तव में कोई B2 लक्षित स्थान पर मौजूद नहीं था। यह एक परिष्कृत इलेक्ट्रॉनिक धोखे की ओर इशारा करता है जिसे हूतियों की वायु रक्षा क्षमताओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया था, जबकि वास्तविक उच्च मूल्य वाले हथियारों को सुरक्षित दूरी पर रखा गया था। सुबह 2:17 बजे यमन के पश्चिमी तट के पास मोबाइल प्लेटफॉर्म से कई R-27 मिसाइलें दागी गईं। मूल रूप से सोवियत वायु से वायु मिसाइलों के रूप में डिजाइन किए गए इन हथियारों को सतह से हवा में इस्तेमाल के लिए संशोधित किया गया था, एक ऐसी तकनीकी उपलब्धि जिसके लिए काफी विशेषज्ञता की आवश्यकता थी। मिसाइलों की गति मैक 2.5 से भी ज्यादा हो गई और वे तेजी से लगभग 45,000 फीट की अपनी लक्ष्य ऊंचाई की ओर बढ़ रहे थे। लक्षित विमान ने तुरंत ही अत्याधुनिक रक्षात्मक प्रणालियां तैनात कर दी। इलेक्ट्रॉनिक जैमर मिसाइल की मार्गदर्शन प्रणालियों को भ्रमित करने के लिए डिजाइन किए गए सिग्नल प्रसारित कर रहे थे, जबकि फ्लेयर डिस्पेंसर उच्च तापमान वाले छलावे छोड़ रहे थे ताकि किसी भी इंफ्रारेड निर्देशित हथियार को दूर रखा जा सके। विमान ने सूक्ष्म दिशा और ऊंचाई में कई बदलाव किए, जो इसके गुप्त गुणों से समझौता किए बिना लक्ष्यीकरण को जटिल बनाने के लिए पर्याप्त थे। पास में ही लड़ाकू वायु गश्ती कर रहे USS आइजनहावर के FA-18 सुपर हॉर्नेट्स ने तुरंत मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों को निशाना बनाया। सुरक्षित नेटवर्क के जरिए साझा किए गए लक्ष्यीकरण डेटा का इस्तेमाल करते हुए लड़ाकू विमानों ने मोबाइल लॉन्चरों पर सटीक गोला बारूद दागा। साथ ही विमान वाहक पोतों के इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमानों ने हूथी कमांड और नियंत्रण आवृत्तियों को जाम करना शुरू कर दिया, जिससे हमले की दूसरी लहर बनाने वाले ड्रोन झुंड के साथ समन्वय करने की उनकी क्षमता बाधित हो गई। शुरुआती मिसाइल प्रक्षेपण के 4 मिनट के भीतर अमेरिकी सेना ने तत्काल खतरे को बेअसर कर दिया और हूथी वायु रक्षा नेटवर्क के खिलाफ जवाबी हमला शुरू कर दिया। एक भी मिसाइल अपने निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई। जैसे ही मिसाइल हमला शुरू हुआ, हूती क्षेत्र से एक दूसरा खतरा सामने आया। लगभग 2 दर्जन छोटे मानव रहित हवाई वाहन कई प्रक्षेपण स्थलों से उड़कर एक समन्वित झुंड का स्वरूप बना रहे थे।
ये कच्चे व्यावसायिक ड्रोन नहीं थे, बल्कि खास तौर पर विमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किए गए आकार के विस्फोटक चार्ज वाले विशेष रूप से निर्मित आक्रमण प्लेटफॉर्म थे। ड्रोनों का यह झुंड हूती क्षमताओं में एक विकास का प्रतीक था। अलग अलग दिशाओं से एक साथ हमला करने वाले कई साधारण प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके वे पारंपरिक सुरक्षा को ध्वस्त करने की उम्मीद कर रहे थे। भले ही अलग अलग ड्रोनों में परिष्कृत मार्गदर्शन का अभाव था, फिर भी उनकी विशाल संख्या ने सफल हमलों की सांख्यिकीय संभावना पैदा कर दी। अमेरिकी सेना ने कई प्रणालियों का उपयोग करके इस खतरे का मुकाबला किया। नौसेना के EA-18G ग्रोलर्स ने ड्रोनों और उनके संचालकों के बीच कमांड लिंक को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीकों का इस्तेमाल किया। जब यह स्वायत्त ड्रोनों के विरुद्ध आंशिक रूप से ही सफल साबित हुआ, तो साथ में लगे विमानों में लगे लेजर आधारित ड्रोन रोधी प्रणालियों ने उनके नियंत्रण तंत्रों को ज्यादा गर्म करके कई और ड्रोनों को निष्क्रिय कर दिया। शेष ड्रोनों को नौसैनिक जहाजों की निकटवर्ती हथियार प्रणालियों और गश्ती लड़ाकू विमानों की रक्षात्मक गोलाबारी से रोका गया। बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली प्रभावी साबित हुई, लेकिन झुंड हमले की परिष्कृतता ने कई सैन्य विश्लेषकों को आश्चर्यचकित कर दिया। इसने हूती अभियानों में पहले कभी न देखे गए सामरिक समन्वय के स्तर को प्रदर्शित किया। असफल हमले के कुछ ही घंटों के भीतर अमेरिकी सेना ने हूती सैन्य ढांचे के विरुद्ध समन्वित प्रतिक्रिया शुरू कर दी। निर्णायक शील्ड नामक इस अभियान में वायु रक्षा प्रतिष्ठानों पर 38 सटीक हमले, भूमिगत कमांड बंकरों को निशाना बनाकर 12 क्रूज मिसाइलें दागी गईं और हूती संचार नेटवर्क को बाधित करने वाले समन्वित साइबर अभियान शामिल थे। हूथी प्रक्षेपण केंद्रों पर पिछले सीमित हमलों के विपरीत इस अभियान में विशेष रूप से समूह के रणनीतिक सैन्य ढांचे को निशाना बनाया गया। सटीक निर्देशित हथियारों ने रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। पेंटागन के अधिकारियों ने पुष्टि की कि इन हमलों में समुद्र से प्रक्षेपित टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों और वाहक आधारित विमानों से हवा में दागे जाने वाले हथियारों दोनों का इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन के 48 घंटे बाद जारी की गई उपग्रह तस्वीरों से कई हूती सैन्य ठिकानों, खासकर उनके वायु रक्षा नेटवर्क को भारी नुकसान हुआ। अमेरिकी जवाबी कार्रवाई की गति और पैमाने ने एक स्पष्ट संदेश दिया। उच्च मूल्य वाली अमेरिकी सैन्य संपत्तियों पर हमले के गंभीर परिणाम होंगे। रक्षा विश्लेषकों ने कहा कि यह हूती बलों के प्रति अमेरिका के रुख में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है, जो विशिष्ट प्रक्षेपण स्थलों पर सीमित जवाबी कार्रवाई से बढ़कर सैन्य ढांचों पर व्यापक हमलों की ओर बढ़ गया है। इस असफल हमले और उसके बाद अमेरिकी प्रतिक्रिया ने पूरे क्षेत्र में रणनीतिक परिणामों की एक श्रृंखला शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में उपग्रह चित्रों से पता चला कि यमन के तट के पास सक्रिय ईरानी नौसैनिक जहाज सुरक्षित जलक्षेत्रों की ओर लौट रहे थे। खुफिया सूत्रों ने ईरानी सलाहकारों और हूथी नेतृत्व के बीच बढ़ते संवाद की सूचना दी है, जिससे उनकी रणनीति का गंभीर पुनर्मूल्यांकन होने का संकेत मिलता है। अमेरिकी सैन्य योजनाकारों के लिए इस घटना ने उच्च मूल्यवान हवाई संपत्तियों के आसपास परिचालन सुरक्षा में तत्काल बदलाव को प्रेरित किया। उड़ान पैटर्न, इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन और स्टील्थ विमानों के लिए सहायक अभियानों में सुरक्षा उपायों को और बेहतर बनाया गया। पेंटागन के सूत्रों ने संकेत दिया है कि इस क्षेत्र में भविष्य के मिशनों से पहले B-2 बमवर्षकों की तैनाती प्रोटोकॉल की व्यापक समीक्षा की जाएगी। इसका सबसे महत्वपूर्ण दीर्घकालिक प्रभाव स्टील्थ तकनीक की कमजोरियों की धारणा पर पड़ सकता है। हालांकि इस घटना में B-2 को कोई वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन एक गैर सरकारी तत्व द्वारा एक अदृश्य विमान का पता लगाने और उसे निशाना बनाने की स्पष्ट क्षमता ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। B-21 रेडर जैसे अगली पीढ़ी के प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे रक्षा ठेकेदारों ने कथित तौर पर इस घटना के प्रत्यक्ष जवाब में उन्नत काउंटर डिटेक्शन सिस्टम के विकास में तेजी ला दी। क्षेत्रीय सहयोगी तुरंत अमेरिकी प्रतिक्रिया के साथ खड़े हो गए। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने हूती वायु रक्षा के खिलाफ अभियानों के लिए अतिरिक्त खुफिया सहायता की पेशकश की। इजरायल इस बात से चिंतित था कि ऐसी ही क्षमताएं हमास या हिजबुल्लाह तक पहुंच सकती हैं, इसलिए उसने कथित तौर पर विशेष इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीकें साझा की, जो विशेष रूप से हमले में इस्तेमाल की जाने वाली पहचान प्रणालियों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई थी। B-2 की स्टील्थ तकनीक 1980 के दशक में सोवियत काल के रडार सिस्टम को नाकाम करने के लिए डिजाइन की गई थी। इसका आकार रडार ऊर्जा को रिसीवर से दूर बिखेर देता है, जबकि विशेष सामग्री शेष संकेतों को अवशोषित कर लेती है। हालांकि सभी सैन्य तकनीकों की तरह इसके प्रति उपाय भी समानांतर रूप से विकसित हुए हैं। आधुनिक एंटी स्टील्थ प्रणालियां कई कोणों से पता लगाने की क्षमता रखती हैं। कम आवृत्ति वाले रडार स्टील्थ विमानों का पता तो लगा सकते हैं, लेकिन लक्ष्य निर्धारण में सटीकता की कमी रखते हैं। इंफ्रारेड सर्च सिस्टम रडार रिटर्न के बजाय इंजन की गर्मी पर नजर रखते हैं। निष्क्रिय डिटेक्शन सिस्टम यह पता लगाते हैं कि सामान्य पृष्ठभूमि विकिरण कब अवरुद्ध होता है। नेटवर्क सेंसर कई कमजोर डिटेक्शन को कार्रवाई योग्य जानकारी में बदल देते हैं।
भविष्य के B-21 रेडर जैसे स्टील्थ विमान इन उभरते खतरों से सबक सीखेंगे। व्यापक आवृत्ति रेंज में प्रभावी अधिक व्यापक रडार अवशोषित सामग्री, उन्नत शीतलन प्रणालियां जो इंफ्रारेड संकेतों को और कम करती हैं, सक्रिय प्रतिवाद जो आने वाले सेंसरों को जाम या धोखा दे सकते हैं, संचालनात्मक रणनीतियां जो जात पहचान विधियों के जोखिम को कम करती हैं। यह घटना स्टील्थ तकनीक के मूलभूत सत्य को दर्शाती है। सामरिक लाभ अदृश्यता से नहीं बल्कि पता लगाने की क्षमता में उल्लेखनीय कमी से पैदा होते हैं। जैसे जैसे पता लगाने की तकनीक आगे बढ़ती है, प्रतिक्रिया स्वरूप स्टील्थ डिजाइनों में भी विकास होना चाहिए। विश्व शक्तियों ने इस घटना पर प्रतिक्रिया मुख्यतः क्षेत्र में अपने सामरिक हितों और संबंधित पक्षों के साथ संबंधों के आधार पर दी। रूस और चीन ने इस मुठभेड़ के तकनीकी पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया। चीनी सैन्य प्रकाशनों ने इस घटना से उजागर हुई B-2 की संभावित कमजोरियों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया, जबकि रूसी सरकारी मीडिया ने काउंटर स्टील्थ तकनीकों की बढ़ती परिष्कृतता पर जोर दिया। दोनों देशों ने अमेरिकी स्टील्थ प्लेटफॉर्म का पता लगाने में भारी निवेश किया है और हमले की विफलता के बावजूद इस वास्तविक परीक्षण ने बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। सऊदी अरब और खाड़ी सहयोग परिषद के अन्य सदस्यों ने अमेरिकी प्रतिक्रिया का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया। इसे पूरे क्षेत्र में ईरानी समर्थित समूहों के विरुद्ध निवारक कार्रवाई को मजबूत करने वाला माना। कुवैत और बहरीन ने अनुवर्ती कार्रवाइयों में शामिल अमेरिकी बलों के लिए सैन्य सुविधाओं तक विस्तारित पहुंच की पेशकश की। इन देशों ने, जिन्होंने खुद हूथी हमलों का सामना किया है, अमेरिका के इस अधिक सशक्त रुख का स्वागत किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक आपातकालीन सत्र बुलाया, लेकिन हूथी हमले की निंदा करने वाली भाषा पर रूस और चीन की आपत्तियों के कारण कोई एकीकृत बयान जारी नहीं कर सका। ईरान ने आधिकारिक तौर पर इसमें शामिल होने से इनकार किया, लेकिन ओमानी मध्यस्थों के माध्यम से अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ गुप्त रूप से संवाद शुरू कर दिया ताकि आगे तनाव बढ़ने से रोका जा सके, जिससे ईरानी सेना सीधे तौर पर प्रभावित हो सकती थी। यूरोपीय सहयोगियों ने समुद्री व्यापार में संभावित व्यवधान के बारे में चिंता व्यक्त की, लेकिन आमतौर पर संयमित अमेरिकी सैन्य प्रतिक्रिया का समर्थन किया। नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने इस घटना को गैर सरकारी तत्वों द्वारा लगातार उन्नत हथियार प्रणालियों से लैस एक खतरनाक वृद्धि बताया। इस असफल हमले ने 3 महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टियों को उजागर किया है जो विवादित परिस्थितियों में हवाई अभियानों के बारे में सैन्य सोच को नया रूप दे रही हैं। यह घटना उस बात की पुष्टि करती है जिसका सैन्य योजनाकारों को लंबे समय से संदेह था कि कोई भी विमान सभी प्रकार के सेंसरों से पूरी तरह से अगोचर नहीं होता। भविष्य के अभियानों में विरोधियों द्वारा यहां तक कि राज्य स्तरीय संसाधनों के बिना भी कम से कम आंशिक रूप से पता लगाने की क्षमता अवश्य होनी चाहिए। इससे स्टील्थ अप्रचलित नहीं हो जाता, बल्कि इसके सामरिक उपयोग के तरीके में बदलाव आता है। समन्वित ड्रोन हमला असम्मित युद्ध में एक नए प्रतिमान का प्रतिनिधित्व करता है। अपेक्षाकृत सरल प्लेटफॉर्म की बड़ी संख्या परिष्कृत सैन्य बलों के लिए भी जटिल रक्षात्मक चुनौतियां पैदा कर सकती है। ऐसे झुंडों का मुकाबला करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, गतिज अवरोधकों और निर्देशित ऊर्जा हथियारों के संयोजन वाली बहुस्तरीय सुरक्षा की आवश्यकता होती है। हूतियों द्वारा विभिन्न पहचान विधियों, मिसाइल प्रणालियों और ड्रोन झुंडों के संयोजन में प्रदर्शित तकनीकी परिष्कार दर्शाता है कि कैसे उन्नत वायु रक्षा क्षमताएं सरकारी शक्तियों से परे फैल रही हैं। यह प्रवृत्ति भविष्य के संघर्षों में हवाई अभियानों की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के तरीके को नया रूप देगी। सैन्य विश्लेषक इन सबकों को हवाई युद्ध के विकास में मौजूदा प्रवृत्तियों को तेज करने वाला मानते हैं। अमेरिकी वायुसेना के अगली पीढ़ी के वायु प्रभुत्व कार्यक्रम, जो B-21 रेडर बमवर्षक का पूरक होगा, ने कथित तौर पर इस घटना के प्रत्यक्ष प्रत्युत्तर में उन्नत प्रतिसंवेदन क्षमताओं की ओर कुछ विकास प्राथमिकताओं को स्थानांतरित कर दिया है। इस घटना की तकनीक और रणनीति के पीछे मानवीय पहलू छिपा है। B-2 के चालक दल ने आने वाले खतरों पर जिस तेजी से प्रतिक्रिया दी, उसने स्टील्थ बॉम्बर पायलटों के असाधारण प्रशिक्षण को दर्शाया। रक्षात्मक युद्धाभ्यास करते हुए विमान की स्टील्थ प्रोफाइल को बनाए रखने की उनकी क्षमता विमानन कौशल के शिखर का प्रतिनिधित्व करती है। इसी तरह तत्काल और व्यापक जवाबी हमला करने के कमांड के फैसले निवारण के बारे में विकसित होती अमेरिकी रणनीतिक सोच को दर्शाते हैं। सिर्फ प्रक्षेपण स्थलों पर हमला करने के बजाय सैन्य ढांचे पर हमला करके सोची समझी आक्रामकता ने उच्च मूल्य वाली अमेरिकी संपत्तियों पर हमले से हूथी बलों को मिलने वाले किसी भी संभावित लाभ से कहीं अधिक लागत लगाने की इच्छा को दर्शाया। हूथी पक्ष की ओर से इस हमले ने तकनीकी परिष्कार और रणनीतिक गलतफहमी दोनों को उजागर किया। जटिल बहुक्षेत्रीय हमलों के समन्वय की तकनीकी क्षमता महत्वपूर्ण बाहरी समर्थन और प्रशिक्षण का संकेत देती है। हालांकि
B-2 बमवर्षक को निशाना बनाने या ऐसा प्रतीत होने का निर्णय या तो उनकी क्षमताओं में अति आत्मविश्वास को दर्शाता है या फिर संभावित अमेरिकी प्रतिक्रियाओं की एक बुनियादी गलतफहमी को। यह मानवीय पहलू, दबाव में जोखिम, लागत और लाभ की गणना, अंततः यह निर्धारित करता है कि तकनीकी क्षमताओं का उपयोग कैसे किया जाता है। इस मामले में अमेरिकी सेना ने बेहतर निर्णय लेने की क्षमता का प्रदर्शन किया, जिससे उनके तकनीकी लाभ अधिकतम हुए और कमजोरियां न्यूनतम रहीं। घटना के 6 महीने बाद कई स्थायी परिणाम सामने आए हैं। अमेरिकी सेना ने क्षेत्र में अपनी सैन्य स्थिति में बदलाव किया है और वायु रक्षा विशेषज्ञों और इलेक्ट्रॉनिक युद्धक उपकरणों की निरंतर उपस्थिति बनाए रखी है। स्टील्थ विमानों की तैनाती जारी है, लेकिन सुरक्षा उपायों में वृद्धि और अलग-अलग संचालन पैटर्न के साथ। हूथी सेना ने अमेरिकी सैन्य संपत्तियों को सीधे निशाना बनाने से काफी हद तक परहेज किया है और इसके बजाय वाणिज्यिक जहाजों पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे पता चलता है कि वे मानते हैं कि हमले ने एक सीमा पार कर ली है, जिसके कारण असंगत प्रतिक्रिया हुई। अमेरिकी हमलों से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ उनका वायु रक्षा नेटवर्क अभी आंशिक रूप से ही ठीक हो पाया है। इस घटना से प्राप्त तकनीकी जानकारी ने कई देशों में रक्षा कार्यक्रमों को गति दी है। ड्रोन रोधी प्रणालियों, निष्क्रिय पहचान नेटवर्क और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं को नाटो सहयोगियों द्वारा अधिक धनराशि प्रदान की गई है। शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस चीज का पता लगाना असंभव माना जा रहा था, उसके विरुद्ध सफल बचाव ने एक प्रमुख सैन्य सत्य को पुष्ट किया है। तकनीकी लाभ हमेशा अस्थायी होते हैं। उपाय और प्रति उपाय का निरंतर चक्र यह सुनिश्चित करता है कि आज की क्रांतिकारी क्षमता कल की असुरक्षित विरासत प्रणाली बन जाए। हाल ही में सार्वजनिक की गई खुफिया जानकारी ने 12 जनवरी की घटना के बारे में हमारी समझ को बदल दिया है। पेंटागन के सूत्रों ने अब पुष्टि की है कि हूती हमले में एक जटिल त्रिस्तरीय वायु रक्षा रणनीति का इस्तेमाल किया गया था, जो शुरुआती आकलन से कहीं ज्यादा थी। उपग्रह चित्रों से पता चलता है कि विद्रोहियों ने यमन के पश्चिमी तट पर एक सुनियोजित क्रम में 3 अलग-अलग वायु रक्षा समूहों को सक्रिय किया, जिससे एक दूसरे पर अतिव्यापी पहचान क्षेत्र बन गए, जो विशेष रूप से कम दिखाई देने वाले विमानों को भी पकड़ने के लिए डिजाइन किए गए थे। यह पैटर्न बेतरतीब या अवसरवादी नहीं था। रडार सक्रियण टाइम स्टैम्प का विश्लेषण एक परिष्कृत ट्रैप विन्यास दर्शाता है। प्राथमिक रडार तब तक अधिकांशतः निष्क्रिय रहे जब तक कि द्वितीयक निष्क्रिय सेंसरों ने संभावित लक्ष्यों का पता नहीं लगा लिया, जिसके बाद पूरा नेटवर्क केवल 44 सेकंड तक चलने वाले एक समकालिक पैटर्न में सक्रिय हो गया। इस संक्षिप्त सक्रियण अवधि ने पता लगाने के जोखिम को न्यूनतम करते हुए कवरेज प्रभावशीलता को अधिकतम किया। इस तरह का परिचालन अनुशासन हूतियों की वायु रक्षा रणनीति में एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे पहले उनकी स्वदेशी क्षमताओं से कहीं आगे माना जाता था। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के लिए सबसे चिंताजनक था मुठभेड़ के क्रम का सटीक समय। हूतियों ने एक अनुशासित उत्सर्जन नियंत्रण प्रोटोकॉल अपनाया, अपने रडार सिस्टम को महत्वपूर्ण क्षण तक निष्क्रिय रखा, फिर भौगोलिक रूप से अलग अलग स्थानों से लगभग एक साथ मिसाइल प्रक्षेपणों का समन्वय किया। इस दृष्टिकोण ने तकनीकी विशेषज्ञता और सामरिक परिष्कार दोनों को प्रदर्शित किया, जो आमतौर पर राज्य स्तरीय सैन्य अभियानों से जुड़ा होता है, न कि गैर राज्यीय तत्वों से। लगातार आधिकारिक खंडन के बावजूद फोरेंसिक साक्ष्य अब निर्णायक रूप से ईरान को हमलावर हार्डवेयर से जोड़ते हैं। घटना के 3 दिन बाद एक गोपनीय अभियान में नेवी सील टीमों द्वारा बरामद मिसाइल के टुकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि इन घटकों का निर्माण अक्टूबर 2023 में ही हुआ था। मार्गदर्शन प्रणालियों में विशेष माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स लगे थे, जिनका पता ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स एयरोस्पेस डिवीजन से जुड़ी सुविधाओं से लगाया गया था, न कि शीत युद्ध की तकनीक का पुनर्प्रयोजन, जैसा कि शुरू में संदेह था। हमले के दौरान प्राप्त रडार उत्सर्जन के तकनीकी विश्लेषण से फ्रीक्वेंसी हॉपिंग पैटर्न और एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल का पता चला, जो पिछले सितंबर में आयोजित ईरानी वायु रक्षा अभ्यासों में दर्ज किए गए प्रोटोकॉल के समान थे। विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर ईरान की कोरदाद वायु रक्षा प्रणाली से मेल खाते थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह या तो सीधे तकनीक हस्तांतरण था या ईरानी विशेषज्ञों द्वारा साइट पर संचालन। पेंटागन के विश्लेषकों के लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह थी कि इन मिसाइलों में उन्नत डिजिटल प्रतिरोधी प्रणालियां लगी थीं, जिन्हें खास तौर पर पश्चिमी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सुरक्षा को भेदने के लिए डिजाइन किया गया था। ये प्रति उपाय विशिष्ट अमेरिकी जैमिंग तकनीकों के अनुरूप ही बनाए गए थे, जिससे पता चलता है कि ईरानी रक्षा इंजीनियर व्यवस्थित रूप से अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं का अध्ययन और अनुकूलन कर रहे थे, संभवतः पिछली खाड़ी मुठभेड़ों के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों के माध्यम से। सैन्य अधिकारियों ने अब रक्षा हलकों में प्रचलित गलत B-2 सिद्धांत की पुष्टि कर दी है।
यह अभियान एक परिष्कृत इलेक्ट्रॉनिक धोखे अभियान पर केंद्रित था, जिसे हूथी वायु रक्षा क्षमताओं का मानचित्रण करते हुए वास्तविक उच्च मूल्यवान संपत्तियों की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया था। एक EA-18G ग्रोलर इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमान ने पूरी तरह से अलग उड़ान पथ पर उड़ान भरते हुए B-2 बमवर्षक की नकल करते हुए सावधानी पूर्वक तैयार किए गए विद्युत चुंबकीय संकेतों को प्रक्षेपित किया। इस धोखे में नौसेना की अगली पीढ़ी के जैमर मिडबैंड NGJMB प्रणाली का इस्तेमाल किया गया, जिससे हूथी रडार पर एक स्टील्थ बमवर्षक के रूप में यमनी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते हुए दिखाई दिया, जबकि वास्तविक ग्रोलर एक अलग प्रक्षेप पथ पर अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में रहा। इस इलेक्ट्रॉनिक प्रेत ने ठीक वही प्रतिक्रिया दी जिसकी अमेरिकी खुफिया एजेंसी को उम्मीद थी। हूथी वायु रक्षा नेटवर्क को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया, जिससे उसकी संरचना, क्षमताएं और कमांड प्रोटोकॉल का खुलासा हो गया। यह अभियान शानदार ढंग से सफल रहा, लेकिन इसमें काफी जोखिम भी था, क्योंकि ग्रोलर ने हूथी रडार कवरेज की पूरी सीमा को मैप करने के लिए जानबूझकर खुद को पता लगाने योग्य बना लिया था। घटना के बाद के विश्लेषण से पता चला कि एक मिसाइल अमेरिकी विमान से लगभग 200-300 फीट की दूरी पर फटी, जो पहले सार्वजनिक ब्रीफिंग में बताई गई जानकारी से काफी करीब थी। इस क्षेत्र में कार्यरत वास्तविक B-2 बमवर्षक पूरी मुठभेड़ के दौरान पूरी तरह से अज्ञात रहे और इलेक्ट्रॉनिक डिसेप्शन ऑपरेशन के दौरान सुरक्षित दूरी पर अपने मिशन को अंजाम देते रहे। उभरते खतरों के विरुद्ध B-2 की निरंतर प्रभावशीलता की इस पुष्टि ने इस प्लेटफॉर्म में वायुसेना के विश्वास को और पुख्ता किया है, भले ही इसकी तकनीक पुरानी हो चुकी हो। बरामद ड्रोन के टुकड़ों के तकनीकी विश्लेषण ने हूथी मानव रहित क्षमताओं के शुरुआती आकलन को काफी हद तक संशोधित कर दिया है। विस्फोटक पेलोड वाले साधारण व्यावसायिक ड्रोनों से कहीं आगे पकड़े गए नमूनों से पता चला कि ये अत्याधुनिक सैन्य स्तरीय प्रणालियां थीं, जिनमें कई विशिष्ट संस्करण थे। इनमें से सबसे ज्यादा संख्या में उन्नत प्रॉक्सिमिटी फ्यूज वाले पारंपरिक विस्फोटक वॉरहेड थे, जिन्हें बिना किसी प्रत्यक्ष प्रभाव के विमानों के पास विस्फोट करने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि खुफिया अधिकारी मलबे में 4 विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक युद्धक संस्करण देखकर चौंक गए। इन इकाइयों में कोई विस्फोटक नहीं था, बल्कि इनमें अमेरिकी विमानों द्वारा नेविगेशन और संचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विशिष्ट आवृत्ति बैंडों को लक्षित करने वाले कॉम्पैक्ट जैमिंग सिस्टम लगे थे। ड्रोन उड़ान नियंत्रण प्रणालियों के फोरेंसिक विश्लेषण से परिष्कृत स्वायत्त लक्ष्य पहचान क्षमताओं का पता चला। ऑन बोर्ड प्रोसेसर में मशीन लर्निंग एल्गोरिदम थे, जो FA-18 सुपर हॉर्नेट और सहायक विमानों सहित अमेरिकी विमानों पर केंद्रित विशिष्ट मापदंडों के साथ इंफ्रारेड और दृश्य संकेतों का उपयोग करके विमान के प्रकारों के बीच अंतर करने के लिए प्रशिक्षित थे। लक्ष्यीकरण की इस परिष्कृत तकनीक से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उन्नत तकनीकी डेटा और प्रशिक्षण संसाधनों तक पहुंच है, जिन्हें आमतौर पर राज्य स्तरीय सैन्य संगठनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हाल ही में सार्वजनिक की गई ऑपरेशनल रिपोर्टों से पता चला है कि हूथी हमले के खिलाफ इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रॉनिक जवाबी उपाय शुरू में बताए गए उपायों से कहीं अधिक व्यापक थे। पारंपरिक रक्षात्मक प्रणालियों के अलावा इस ऑपरेशन में कई प्लेटफॉर्मों और डोमेन में एक समन्वित इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अभियान शामिल था। लक्षित EA-18G ग्रोलर विमान ने प्रारंभिक क्षमता प्राप्त करने के बाद से अपने पहले लड़ाकू अभियानों में से एक में AN/ALQ-249 नेक्स्ट जनरेशन जैमर का इस्तेमाल किया। इस प्रणाली ने एक साथ कई रडार बैंडों में झूठे लक्ष्य निर्धारित किए, मिसाइल मार्गदर्शन आवृत्तियों को जाम किया और सटीक रूप से निर्देशित उच्च शक्ति माइक्रोवेव ऊर्जा का उपयोग करके हूथी कमांड नेटवर्क को बाधित किया। सहायक नौसेना जहाजों ने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कवरेज प्रदान किया, जिससे एक बहुस्तरीय रक्षात्मक इलेक्ट्रॉनिक बुलबुला बना। घोस्ट रिटर्न्स नामक एक गुप्त तकनीक विशेष रूप से प्रभावी थी, जिसने वास्तविक विमान की नकल करने वाली उड़ान विशेषताओं वाले कई झूठे लक्ष्य बनाए। इस तकनीक ने हूथी लक्ष्यीकरण समाधान को खंडित कर दिया, जिससे उनके सिस्टम को एक साथ कई काल्पनिक संकेतों को ट्रैक करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब मिसाइलें प्रक्षेपित की गईं, तो ये झूठे संकेत कई हथियारों को आकर्षित करते थे, जो किसी भी वास्तविक विमान से मीलों दूर बिना किसी नुकसान के विस्फोट कर देते थे। अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों ने रक्षात्मक अभियान में एक पूर्व अज्ञात भूमिका निभाई। वर्गीकृत विद्युत चुंबकीय निगरानी उपग्रहों ने हूथी रडार उत्सर्जन की वास्तविक समय पर निगरानी की, जिससे खतरे की आवृत्तियों का तुरंत पता लगाना और उन्हें जाम करना संभव हो गया। इस कक्षीय सहायता ने अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अधिकारियों को विशिष्ट उत्सर्जकों के विरुद्ध सटीक प्रतिकार करने में सक्षम बनाया, जिससे एकीकृत वायु रक्षा नेटवर्क को प्रत्येक प्रतिष्ठान पर गतिज हमले की आवश्यकता के बिना ही प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया गया। B-2 स्टील्थ बॉम्बर, या जिसे वे स्टील्थ बॉम्बर मानते थे, को निशाना बनाने का हूथी विद्रोहियों का असफल प्रयास स्टील्थ तकनीक के स्थायी मूल्य और उसकी बढ़ती सीमाओं दोनों को दर्शाता है।
पहचान प्रणालियों में प्रगति और गैर सरकारी तत्वों तक उनके प्रसार के बावजूद उचित रूप से नियोजित स्टील्थ विमानों को प्रभावी ढंग से निशाना बनाना असाधारण रूप से कठिन बना हुआ है। यह घटना आधुनिक वायु युद्ध के केंद्रीय विरोधाभास को उजागर करती है। पूर्ण अदृश्यता असंभव है, लेकिन पता लगाने की क्षमता में उल्लेखनीय कमी निर्णायक सैन्य लाभ प्रदान करती रहती है। B2 एक परिपक्व प्लेटफॉर्म के रूप में, जो लगभग सेवानिवृत्त हो रहा है, ने एक परिष्कृत बहुक्षेत्रीय हमले के विरुद्ध लचीलापन प्रदर्शित किया। दुनिया भर के सैन्य योजनाकारों के लिए मुख्य सबक स्पष्ट है। चुपके से काम करना अभेद्यता नहीं है। इसके प्रभावी बने रहने के लिए सहायक युक्तियों, इलेक्ट्रॉनिक प्रतिवादों और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे गैर सरकारी तत्व अपनी क्षमताओं का स्तर बढ़ाते जा रहे हैं, पता लगाने और बचने के बीच तकनीकी दौड़ तेज होती जा रही है। अगली बार सवाल यह नहीं होगा कि बूढ़ा हो रहा B2 ऐसे मुकाबलों में बच पाएगा या नहीं, बल्कि यह होगा कि क्या उसके उत्तराधिकारी B-21 रेडर ने इस घटना से सही सबक सीखे हैं, ताकि आने वाले समय में बढ़ते संघर्षों के आसमान में अमेरिका की बढ़त बनी रहे। गुप्त और गुप्तचर के बीच अदृश्य युद्ध जारी है, जिसमें दोनों पक्ष तकनीकी विकास के अंतहीन चक्र में अस्थायी लाभ का दावा कर रहे हैं। एक और एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। जब तक आप यहाँ हैं, अधिक गुणवत्तापूर्ण सामग्री के लिए अपनी स्क्रीन पर वीडियो पर क्लिक करना सुनिश्चित करें।